प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, जो कि 20 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी का पेपर 20 फरवरी यानी कि कल के डेट में पेपर होने वाला है और आपके पास मात्र खाली घंटे समय बचे हुए हैं। तो इसको मैं ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से गृह विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर के बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को हल करवाने वाला हूं, जिससे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में प्यारे साथियों 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। एक बात और प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बोर्ड के पेपर में कापियां कैसे लिखना है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए प्यारे साथियों, एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, इस पेपर को बनाने के लिए देख सकते हो मेरे को 4 कापियां यहाँ पे आवश्यकता लगी है, A, B, C और D। ठीक है, 4 कापियां मैं इस पेपर को मैं सलूशन लेकर के आया हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। प्यारे साथियों, जो कल का पेपर आएगा सेम टू सेम पेपर ऐसा ही आएगा और इसी पेपर में से सारे के सारे प्रश्न मैच होने वाले हैं। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। जितना मैंने मॉडल पेपर करवाया है, अगर आप उन सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग प्यारे साथियों 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, आइए इस धमाकेदार वीडियो को एक धमाकेदार मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझ सकते हैं ये क्लास 10th के बच्चों का गृह विज्ञान का ओरिजिनल वायरल मॉडल पेपर है। समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक आपका सेम टू सेम यही रहने वाला है 70 नंबर का। ठीक है, आइए नोट समझते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कंपलसरी है और बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 1 अंक दिए जाएंगे। और अब की बार बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए OMR भी प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे भरना है, क्या करना है, सब कुछ आप जान चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या होता है, मुख्य बजट क्या होता है, ये बताना है कि भाई इसका मेन टारगेट क्या होता है। हम पारिवारिक बजट का मुख्य रीजन क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं, भोजन, दुकान, मनोरंजन या फर्नीचर। इसको मैं कल ही की डेट में करवाया हूं और बहुत बार करवा दिया हूं। ठीक है, कि पारिवारिक बजट का मुख्य बजट क्या होता है, ये होता है प्यारे साथियों भोजन। अब इसको बोर्ड के पेपर में कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और इसमें लिख दोगे क का पहला ऑप्शन सही है तो भोजन। हालांकि आपको OMR पे हल करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे कि विटामिन C का उत्तम स्रोत क्या है, दाल, दूध, आंवला या गाजर। तो विटामिन C खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवला हमारा खट्टा पदार्थ होता है और आंवला ही विटामिन C का अच्छा स्रोत माना जाएगा, यानी कि उत्तम स्रोत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ख का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आंवला। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन सा है। यह है साइकिल, लाउड स्पीकर कि रिक्शा कि इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि ध्वनि जो पॉल्यूशन होता है उसका मेन रीजन क्या होता है, लाउड स्पीकर, जो भी गाने बजाने बजते हैं वो क्या हो जाएंगे, ध्वनि प्रदूषण के मेन कारण हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी लिख लेना, यहाँ पे देख सकते हो कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा कि बोर्ड में कापियां कैसे लिखना है, A to Z मैं बढ़िया से बताऊंगा। आप सभी सिंपल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे। ठीक है, आओ अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि BCG का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। BCG का इंजेक्शन किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा या तपेदी। किससे किया जाता है, ये हमारा TB, तपेदी का मतलब होता है TB। ठीक है, तो तपेदी केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, BCG का टीका लगवाते हैं। अब कितने सारे प्यारे बच्चों को पता है कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता है तो अभी कभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप के बता दो। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है, भाप के द्वारा बनाना, तलना, भूनना या उबालना। तो भोजन पकाने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है भाप के द्वारा पकाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कैसे लिखोगे, लिखने का सब कुछ मैं आइडिया आपको अंत तक बताते रहूंगा। ठीक है, चलो प्रश्नोत्तर संख्या तू यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे लिखोगे भाप के द्वारा पकाना। ठीक है, MCQ देख लो कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 1 केले का मूल्य क्या होगा,
सभी को पता है प्यारे साथियों, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है और 12 केले का मूल्य दिया गया 60 रुपया। एक केले का मूल्य बताना, तो 60 में क्या कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, आपका एक केले का मूल्य 5 रुपया प्रति केला निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, मैंने अभी से आपको बताया कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आपने बताया कि जो भी हमारा नींबू वगैरह होता है, खट्टा पदार्थ होता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन इसमें यह बोल रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या रतौंधी। तो ये होता है स्कर्वी, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। इसको ध्यान में रखना है और बोर्ड के पेपर में प्यारे साथियों आप लोग 95% छाप करके आना, तभी मैं आपके रिजल्ट से प्रसन्न हो सकूंगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, शरीर में खून की कमी, शरीर में पानी की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, या इनमें से सभी। तो देखो निर्जलीकरण क्या होता है, मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा हूं। और निर्जली माने बिना जल का, माने शरीर में पानी कम हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जिनको लिए आप सभी को 25 शब्द में लिखना है और 2 नंबर यहाँ पे पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं। कैसे लिखोगे, यही आपका मेन रोल प्ले करता है। देखो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बोर्ड के पेपर में पढ़ करके जाएंगे, आप भी पढ़ करके जाओगे, लेकिन कॉपी जो लिखने का आइडिया होता है, कॉपी लिखने के आइडिया से आपके ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, कॉपी कैसे लिखना है अंत तक देखते रहो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यही है तीसरा का कि पारिवारिक बजट से क्या लाभ होता है, इसके बारे में बताइए। कई बार बता चुका हूं कि भाई पारिवारिक बजट क्या होता है, इसके मेन कौन कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं। कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। इसी तरीके से आप सभी को ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे लिख दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसमें हेडिंग लगाओगे पारिवारिक बजट। अब इसमें क्या लिखोगे भाई कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो देखो, तो पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से व्यय करने का एक तरीका होता है, जिससे परिवार के सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके, पारिवारिक आय कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण को बताइए। 4 प्रमुख कारण को लिखिए। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से 4 रीजन हो सकते हैं, इसको कैसे लिखोगे। तो इसको भी लिखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 3 लगाओगे, इसका कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन यहाँ पे ख है। अब यहाँ पे लिखोगे कि वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इस तरीके से लिखोगे कि वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन सा, सबसे जो हमारा पहला रीजन है कि बढ़ते समय के साथ उद्योग। ठीक है, समय के साथ हमारा उद्योग धंधा बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ धुआं वगैरह निकलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएगा, हवा हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि बेकार हो जाएगा, खराब होने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला हम पॉइंट ये लिखेंगे कि संचार के साधन, संचार के साधन के माध्यम से हमारा क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण की संभावना फैल रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिखना कि वनों की अंधाधुंध कटाई, जो भी हमारे वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, ठीक है, उसको क्या हम कर रहे हैं, सड़क बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, जो भी रास्ते बनाने के लिए या घर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हवा खराब हो रही है। समझ में आ रहा है नहीं। अब हम अंत में ये लिखेंगे चौथा कि परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण के माध्यम से हमारा क्या हो रहा है, हवा प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, तो हवा प्रदूषित मतलब वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं, बढ़ते समय के साथ उद्योग, संचार के साधन, वनों की अंधाधुंध कटाई और परमाणु परीक्षण। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि टिटेनस यहाँ पे रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझती हैं, यानी कि जो रोग प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है भाई, इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे बोर्ड के पेपर में, तो बोर्ड के पेपर में लिखने का सिंपल सा तरीका यही होता है, लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब इसका क्वेश्चन का कौन कर रहे हो, ग। अब यहाँ पे हेडिंग लगाओ रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरक्षा। ठीक है, सेम सेम वही वाला, दोनों का नाम सेम ही है। अब इसका परिभाषा कैसे करोगे, लिखो परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने के लिए, क्या लिखेंगे,
परपोषी की रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली हुई है रोग प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है। अब ये प्यारे साथियों दो प्रकार का होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि रोग प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है हमारा सहज प्रतिरक्षा। क्या होता है? सहज प्रतिरक्षा। और दूसरा का हमारा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, इतना लिख दोगे, यहाँ से आपका 2 नंबर गारंटी दे रहा हूँ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि टिटेनस के कारण लिखिए। मतलब टिटेनस कैसे फैलता है, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। ये देख लो, टिटेनस के कारण लिखिए। कैसे लिखोगे आओ समझो कि भाई यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 3, सेम टू सेम वही वाला प्रोसेस अपनाएंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, घ यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे टिटेनस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिस्मस बोलते हैं। टिटेनस जिसे ट्रिस्मस कहा जाता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। ये किससे संबंधित होता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। यह कोलोस्ट्रीडियम नामक विष पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। आपको मेन बात एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि भाई ये जो टिटेनस होता है किसके चलते फैलता है। ठीक है, तो ये होता है कोलोस्ट्रीडियम नामक विष मतलब फैलने की वजह से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण हमारा ये फैल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बचत के 2 लाभ लिखिए। अब बचत के 2 कौन कौन से लाभ होते हैं इसके बारे में लिखिए। हेडिंग लगाएंगे कि बचत के 2 लाभ निम्नलिखित है। इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे, हालांकि मैं आपको एक अधिका बना करके बता रहा हूँ कि अगर आपको एक नहीं याद आएगा तो एक ना एक तो याद आ ही जाएगा। सबसे पहला हमारा ये लाभ होगा कि संपत्ति बनाना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2-4 रुपया अगर रोज बचा रहे हैं, डेली बचा रहे हैं, मंथली भी बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करके हम ये हो सकता है कि हम साल भर में एक मोटा रकम बचा सकते हैं, यानी कि संपत्ति तैयार कर सकते हैं। रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आप रिटायरमेंट अगर आपका होने वाला है या होगा तो आप रिटायरमेंट के बाद अपने उस धन को इकट्ठा करके कहीं और जब बिजनेस में लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे संपत्ति बनाना, रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आपको ये दोनों में से कोई एक नहीं याद आएगा तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि महंगाई से मुकाबला करने के लिए हम क्या करते हैं, बचत तैयार करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है किसी भी इंसान को बचत करने के, सेविंग करने के फायदे। समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे साथियों आगे के बचे हुए क्वेश्चन को करने के लिए अब हमको लेना पड़ेगा बी कॉपी। ये देखो ए कॉपी तो हमारी खत्म हो गई, अब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा बी कॉपी। देख सकते हो एक एक कॉपी के बारे में हल करेंगे। ठीक है, समझेंगे कैसे हल करना है। बहुत ही मेहनत के साथ लगा हुआ है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है आप ही के लिए, मैं ज़्यादा इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी यहाँ पे एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हैजा रोग के लक्षण लिखिए। अब कैसे लिखोगे भाई, हैजा रोग की कौन कौन से लक्षण होते हैं इसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। आओ आराम आराम से लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होंगे। आओ यहाँ पे लगाएंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 14 का क। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हैजा रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं। अब कौन कौन से लक्षण इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे कि इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से आक्षेप या हृदय गति रुक जाती है। ठीक है, हैजा रोग से ये मतलब ये हमारा क्या होता है, ये लक्षण होता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अगर हैजा रोग हो गया है तो ये लक्षण उसके शरीर में दिखाई देगा। क्या कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की वजह से क्या हो जाता है, हृदय गति की स्पीड कम हो जाती है या रुक जाती है। इतना बात समझ में आ गया। आगे हम ये लिखेंगे कि मांसपेशियों में दर्द हो जाएगा, ऐठन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हैजा रोग का ये भी लक्षण होता है। और हैजा रोग का ये भी लक्षण होता है कि 5 से 10 लीटर का द्रव नुकसान जिसे हम बदला नहीं गया हो। ठीक है, वो 5 से 10 लीटर द्रव का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रेबीज रोग के लक्षण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रेबीज रोग के लक्षण लिखिए। अब रेबीज रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं, डिटेल में समझेंगे। आराम आराम से बस खाली वीडियो को देखते रहो। ठीक है, आओ घबराने वाली बात नहीं है, आराम आराम से हल करेंगे, परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि रेबीज रोग के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अब कौन कौन से लक्षण होते हैं इसको समझिए। सबसे जो पहला हमारा लक्षण होता है ये लिखेंगे कि रेबीज वायरस, ये क्या है, एक वायरस है। क्या है, एक वायरस है। तो रेबीज वायरस आपके शरीर में तब प्रवेश करता है जब किसी संक्रमित जानवर की लार खुले घाव में मिल जाती है। अब जो खुले घाव का मतलब क्या होता है,
ठीक है। अब देखो रेबीज वायरस सबसे पहले समझो, ये किसी भी कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने से फैलता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो जानवर होता है हमारा कुत्ता जो होता है वो आपके शरीर में अपना वो लार छोड़ देता है। अब जो लार होता है जो आपके कटे हुए भाग के माध्यम से आपके पूरे बॉडी में उसका विष फैल जाता है, ठीक है। विष क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब इससे होता क्या है, आपको बुखार हो सकता है, आपको थकान महसूस हो सकता है, साथ में आपको खांसी हो सकती है, गला खराब हो सकता है, साथ में दर्द इत्यादि वगैरह इतने सारे मतलब कष्ट आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो रेबीज रोग के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। बुखार हो सकता है, थकान हो सकता है, खांसी हो सकती है, गला खराब हो सकता है, दर्द हो सकता है, ठीक है। इतने सारे मतलब कि रीजन हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। और मैंने बता दिया कि रेबीज एक प्रकार का वायरस होता है जो आपके शरीर में कब प्रवेश करता है, जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति या कोई भी जानवर आपको काट लेता है, अपने लार आपके शरीर में आपके बॉडी में रिलीज कर देता है, तब ये आपको प्रभावित कर सकता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगले हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि व्यायाम करने से होने वाले लाभों को लिखिए। मैंने एक्सरसाइज करने से कौन कौन से लाभ होते हैं इसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। अब आओ लिखते हैं भाई। प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का ये ग है, कैसे लिखोगे, तो लिखने का यहाँ पे तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि व्यायाम करने से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेना। अब यहाँ पे ये लिखेंगे कि नियमित रूप से व्यायाम करने से, क्या लिखेंगे कि नियमित रूप से व्यायाम करने से मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक पार्ट्स का नाम है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, ठीक है। होने के साथ साथ क्या होता है, कैलोरी भी तेजी से बर्न होती है, ठीक है। कैलोरी मतलब ऊर्जा, ठीक है। अगर कोई भी इंसान अगर डेली टू डेली क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब व्यायाम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रहेगा आपसे ज़्यादा। अगर कोई एक इंसान जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और एक इंसान जो एक्सरसाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो इंसान होगा इस इंसान से ज़्यादा मोस्ट एनर्जेटिक होगा, मोस्ट पावरफुल होगा और इसके पास ज़्यादा क्षमता होगी। समझ में आ गया। और ज़्यादा ये मोटिवेट रहेगा कोई भी काम करने के लिए। समझ में आ गया। तो चलिए, नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए मेटाबॉलिज्म बेहतर होने के साथ साथ क्या होता है, कैलोरी भी तेजी से बर्न होती है, यानी कि बढ़ती है। साथ में ये लिखेंगे कि वजन नियंत्रण कंट्रोल रहता है। जो भी हमारा वजन होता है, हमारा जो वेट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल में रहेगा। और साथ में व्यायाम हमारे दिमाग को भी तेज करता है। जो हमारा एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज करने से हमारे साथ साथ क्या होता है, हम जो हमारा दिमाग होता है वो तेज होता है और साथ में हम क्या हो सकता है, हमें उपयोगी साबित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज करने से क्या हो सकता है, हमें लाभ मिल सकता है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करेंगे कि जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं इसके बारे में लिखिए, ठीक है। चौथा का घ है, कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे समझो। चौथा का घ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का घ कैसे लिखोगे कि जल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित साधन हो सकते हैं। अब कौन कौन से साधन हो सकते हैं इसको सबसे पहले समझो, आराम से समझो, घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है तो नहीं होना है, ठीक है। आओ आराम से करते हैं। क्या करोगे कि जल साधन या जल प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, तो जल स्रोत, देश के जल संसाधनों को नदियों और नहरों, जलाशयों, कुंडों और तालाबों, आर्द्र भूमि और चापाकार झीलों तथा शुष्क पड़ने से जल स्रोतों और खारे पानी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब देखो, ये जो जल होता है हमारा कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, नदियों से प्राप्त हो सकता है, नहरों से प्राप्त हो सकता है, जलाशयों से प्राप्त हो सकता है, कुंडों से प्राप्त हो सकता है, तालाबों से प्राप्त हो सकता है, आर्द्र भूमि के माध्यम से प्राप्त होता है। मतलब आर्द्र भूमि मतलब क्या, नमी वाला। अगर जमीन खोदोगे तो आपको जल मिल जाएगा, ठीक है। कनेक्शन वही है, जल स्रोतों से, खारे पानी से, समुद्रों से, ठीक है, जहाँ से मन करे वहाँ से, ठीक है, वो क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। इतने सारे जल प्राप्त करने के निम्नलिखित साधन हो सकते हैं। समझ में आ गया। बस खाली यही बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखो सॉरी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है, इसको यहाँ पे समझे नहीं है। ये वाला क्वेश्चन कि रोगी को आहार तरल क्यों दिया जाता है, ठीक है। रोगी का जो आहार दिया जाता है वो तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में क्यों दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में समझना है। तो क्यों दिया जाता है भाई, समझो कि रोगी का आहार, जो हमारा आहार होता है, निम्नलिखित कारणों की वजह से दिया जाता है। सबसे पहला रीजन ये होता है कि कभी कभी रोगी को कुछ दिनों तक पूर्ण तरल आहार दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वह रोगी खाना तो खा सकता है, चबा सकता है, परंतु पचा नहीं सकता है। क्या करता है, पचा नहीं सकता है, ठीक है। मैंने ऐसा कोई भी रोगी होता है, क्या करता है, खाना तो खा सकता है लेकिन चबा सकता है बढ़िया तरीके से, लेकिन वो क्या कर सकता है, पचा नहीं सकता है, ठीक है। तो पचा नहीं सकता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम रोगी को क्या हो सकता है, तीव्र बुखार हो सकता है, ज्वर हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, ऑपरेशन मैंने करने की आवश्यकता में सारे मैंने रीजन हो सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रोगी को हम अधिकांश तरल पदार्थ देते हैं, तरल खाना देते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि 4 नंबर के हैं और इनके लिए 50 शब्द के अंदर लिखना है।
देखो कंटेंट कम लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बकवास लिख दो, ज़्यादा लिख दो, पूरा पेज भर दो और एग्जामिनर को समझ में नहीं है तो फिर बात बेकार है, ठीक, कोई लिखने की फ़ायदा नहीं है। आप छोटा छोटा लिखो लेकिन एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ठीक है, यही बात होना चाहिए। 50 शब्द के नीचे ही लिखना है, ठीक है। आपको ज़्यादा 100 मैंने 50 वाले शब्द को 100 शब्द में लिखोगे तो नंबर 4 से 8 नंबर तुमको नहीं मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5वां क। और 5वां क क्या बोल रहा है कि जल किन कारणों से अशुद्ध होता है, मैंने ये बताना है कि जो जल हमारा होता है कौन कौन कारण से अशुद्ध होता है, और साथ में जल अशुद्ध होने वाले रोगों की सूची बनाइए, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये करो कि पर्यावरण प्रदूषण का जल जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समझो, कैसे समझो कि जो जल होता है, अब जल से हम, जल जो हमारा होता है कौन कौन रीजन से हमारा अशुद्ध होता है इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। इसके बाद समझाएंगे कि जल से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सामान्यतः जल से कई प्रकार के लवण, ठीक है, जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, घुले मिले रहते हैं, जिसके कारण यह अशुद्ध हो जाता है। देखो ये जो हमारा वाटर होता है, वाटर में कई प्रकार के लवण, ठीक है, मिले होते हैं, उसी में कई प्रकार पार्टिकल्स अशुद्धि मिली होती है, ठीक है। उसी के वजह से हमारा क्या हो जाता है, जल हमारा माने खराब हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और जल एक महत्वपूर्ण विलायक होता है और इसी होने की वजह से अनेक पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है, यानी कि मिला लेता है। अब जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है, कौन कौन से, एक होता है घुलित अशुद्धियाँ जो जल में बिल्कुल तरीके से घुल सकती है। अब एक होती है अघुलित अशुद्धियाँ, मतलब जल में तो घुलेगी, जल को अशुद्ध करेगी लेकिन घुलेगी नहीं। जैसे कंकड़ डाल दोगे, मिट्टी डाल दोगे, रेत डाल दोगे तो मिलेगा थोड़ी उसमें, लेकिन वो जल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। लेकिन कुछ ऐसी भी अशुद्धियाँ होती है जो जल में पूरी तरीके से घुल जाती है, मिल जाती है, फिर भी वो जल को क्या कर सकती है, अशुद्ध कर देती है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। कौन कौन से रोग होते हैं, मैंने बताया था, हैजा, अतिसार, ठीक है, दस्त, ठीक है, खुजली, दाद, ठीक है, मैंने बहुत सारे रोग जो अशुद्ध जल से हो सकते हैं। समझ में आ गया, कई बार बता चुका हूँ, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये पर्यावरण प्रदूषण का जल जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव क्या होता है। ये तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बताने वाला बात नहीं है। अब अगला हम क्वेश्चन को समझते हैं कि चेचक के कारण, लक्षण व रोग से बचने के उपाय को लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिखो कि गृह गणित का ज्ञान गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है, दोनों में से। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बता रखा हूँ कि चेचक किसके वजह से फैलता है। ये भी जल के माध्यम से फैलता है, अशुद्ध जल के माध्यम से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षण क्या हो जाता है, मैंने पूरे चेहरे वगैरह पे फफूंदी वगैरह आ जाती है, मैंने पूरा झलका झलका हो जाता है, ठीक है। और इसके बचने से कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, कई बार बता रखा हूँ, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि गृह गणित का गृहिणी के लिए क्यों इसका ज्ञान होना आवश्यक है, इसके बारे में समझते हैं। लिखेंगे 5वां ख कि गृह गणित का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में गृहिणियों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करना होता है, ठीक है। देखो अगर कोई भी हमारी माताएं बहनें हैं, ठीक है, तो अगर उनको होम साइंस का नॉलेज रहेगा तो किसी भी तरीके का हिसाब किताब करने के लिए किसी भी इंसान की, अदर इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही बात बताया जा रहा है। और वे स्वयं ही किसी भी प्रकार के रुपये का लेन देन भी कर सकती है, ठीक है, अपना मैंने बजट तैयार कर सकती है, कितना इनकम आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बच रहा है, वो सब का एक डाटा तैयार कर सकती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप लोग को लिख लेना, ठीक है, मैं छोटा छोटा यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया कि गृहिणी के लिए क्यों गृह गणित की आवश्यकता होती है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करेंगे कि बेबी फ्रॉक को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगी, इसके बारे में लिखना है। कई बार बता रखा हूँ, अगर ये नहीं आ रहा तो ये करो, मैं इसको मैं बता दे रहा हूँ न्यूमेरिकल को कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसके बारे में हमें लिखना है। तो पहले साथियों कापी तो हमारी खत्म हो गई, अब हम बढ़ेंगे सी नंबर कापी की तरफ। यहाँ पे देखो सी नंबर कापी, ठीक है। अब देखो सी नंबर कापी को लेते हैं, अब इसमें हम इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे, ठीक है। हमारा क्या क्या दिया है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क का अथवा लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमारा दिया गया है मूलधन, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन हमारा दिया गया कितना, आराम से यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, ठीक है। हमारा मूलधन कितना दिया है प्यारे बच्चों, ये हमें दिया है 6,000 रुपया, कितना दिया है 6,000 रुपये दिया है, ठीक है, मूलधन तो दिया है। और हमें दर दिया है, क्या दिया है, दर हमें दिया है कितना, हमें दिया है 12% वार्षिक। और समय हमें कितना दिया है, समय भी हमें दे रखा है, ठीक है। समय हमें कितना दिया है, समय हमें दिया है, देखो देख सकते हो 6 वर्ष दिया है, कितना दिया है 6 वर्ष दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं, समय हमारा 6 वर्ष, ठीक है। और साथियों आप सभी को पता होता है हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज, क्या निकालना है, साधारण ब्याज, ठीक है, यही हमें निकालना है। अब इसका फार्मूला सबसे पहले लिखो, ये होता है मेरा मूलधन,
क्या होता है मूलधन गुणे क्या होता है दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या होता है हमारा हो जाता है 100। ठीक है, आओ अब सबका मान रख दो। मूलधन का मान कितना है 6000, ठीक है, दर का मान कितना है 12, समय का मान कितना है 6 और बट्टे में 100 है तो बट्टे में 100 कर दो। अब इसको इससे गुणा कर लो, ठीक है, सॉरी भाग कर दो, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 छक्का 72 और गुणे 6। अब इसको कर लो, अब 6 से गुणा करो तो 6 दूना 12 का 2 और 6 7 42 एक 43, यानी कि 432 रुपया हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आप इस तरीके से बोर्ड के पेपर में कर जाओगे तो एग्जामिनर आपका पूरा में पूरा नंबर दे देगा, वो काटेगा नहीं नंबर, क्योंकि आपके से दुश्मनी थोड़ी है कि काटेगा, नहीं काटेगा भाई, नहीं काटेगा। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भाई हमें ये बताना है कि सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। ठीक है, सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये बताओ कि रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। दोनों में से किसी एक को कर रहा है, मैं आप सभी को एक ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रोगी को हमारे शरीर पे या हमारे जीवन पे क्या महत्व होता है इसके बारे में लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे कि हमारे जीवन में सब्जियों का महत्व। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई कि सब्जियों से कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज पदार्थ पाया जाता है जो कि शरीर के लिए आवश्यक होता है। समझ में आ गया। ये जितने भी तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं और फायदेमंद होते हैं। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जो भी पदार्थ होते हैं क्या होते हैं हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अब सब्जियों को समुचित रूप से तथा नित्य प्रयोग करने से हमारी त्वचा स्वच्छ रहती है। हमारी त्वचा कैसी रहती है, स्वच्छ रहती है तथा मुलायम रहती है, सॉफ्ट भी रहेगी। और उसके बाद आंखें चमकीली होती है। आंखें हमारी कैसी होती है प्यारे साथियों, चमकीली होती है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अब इसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं अगली कॉपी। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारा कि भाई ठंडी सेंक क्यों दी जाती है। अब ठंडी सेंक देने की कौन कौन सी विधियाँ होती है इसके बारे में लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिखो कि अशुद्ध जल को शुद्ध करने की किन्हीं 2 घरेलू विधियों के बारे में वर्णन करिए। तो दोनों को बता दे रहा हूँ कि भाई ठंडी सेक क्यों दी जाती है और साथ में ठंडी सेक देने की कौन कौन सी विधियाँ होती है। समझ में आ गया। चलिए 7वां का क है, आराम से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ठंडी सेक क्यों दी जाती है। सबसे पहले आओ समझते हैं। तो तीव्र ज्वर की अवस्था में जब किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अगर तेज बुखार हो जाए, ज्वर मतलब क्या होता है बुखार, जब तीव्र ज्वर की अवस्था में शरीर के तापमान को समान स्तर पर लाने की दृष्टिकोण से ठंडी सेंक दी जाती है। देखो अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो गया है, बढ़ गया है, माने पूरा एकदम हीट हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि भाई उसका कैसे बुखार उतरेगा, माने उसका बॉडी का टेम्परेचर कैसे कम हो जाएगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ठंडी सेंक देंगे। क्या करेंगे, ठंडी सेंक देंगे, माने उसको कपड़ा से भिगोएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर गर्म माने कि ठंडा हो जाए। ठीक है, ठंडी सेंक देने की विधियाँ जैसे ठंडा स्पंज, ठंडी पट्टी तथा बर्फ की थैली इत्यादि होती है। माने ठंडी माने जो होता है हमारा ठंडी सेंक देने की बहुत सारी विधियाँ होती है। जैसे हमारा होता है ठंडी स्पंज, ठंडी पट्टी व बर्फ की थैली, ठीक है, ये हमारी तीनों विधियाँ होती है और बहुत सारी विधियाँ होती है ठंडी सेंक देने के लिए। और ठंडा स्पंज विधि में अब ये जो विधि है ठंडी स्पंज विधि, अब इस विधि में क्या होता है, सामान्य रूप से पानी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 10 से लेकर के 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 10 से लेकर के 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पट्टियों अथवा तौलियों को भिगो करके लगभग 20 मिनट तक रोगी का स्पंज किया जाता है। रोगी को बार बार भिगो करके सर पे या पूरे बॉडी पे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो ये सारे तरीके होते हैं ठंडी सेंक देने का। और ठंडी सेंक देने की ये सारी विधियाँ होती है। कौन कौन सी विधियाँ होती है, ठंडा स्पंज विधि, ठंडी पट्टी और बर्फ की थैली विधि होती है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अशुद्ध जल से को शुद्ध करने के लिए घरेलू उपाय कौन कौन सा होता है। सबसे पहले क्या कर सकते हो, उसको छान सकते हो, एक तो छान सकते हो और दूसरा का बॉयल कर सकते हो। मैंने बहुत सारी विधियाँ होती है अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, केमिकल वगैरह भी मिला करके अशुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे विधियों को यहाँ पे लिखना है, हालांकि मैंने दोनों आप सभी को बता दिया। समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि जीवन बीमा की उपयोगिता लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा ये लिखो कि भोजन पकाने की विधियाँ कौन कौन सी होती है इसके बारे में लिखिए। और भोजन पका करके क्यों खाना खाना चाहिए इसके बारे में लिखिए। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि जीवन बीमा में हमारे जीवन में जीवन बीमा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन मैं कई बार करवा रखा हूँ कि भाई भोजन पका करके कौन कौन सी विधियाँ होती है और भोजन पका करके क्यों खाना चाहिए, कई बार करवा रखा हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो क्लास 10th होम साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे, आपको बहुत सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अभी भी टाइम है, ठीक है। चलो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7वां का ख।
हेडिंग लगाएंगे कि जीवन में बीमा की उपयोगिता, माने बीमा हम क्यों करवाते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में लिखेंगे कि जीवन बीमा एक व्यक्ति और एक बीमा कंपनी के बीच का अनुबंध होता है। ये जो जीवन बीमा होता है किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के और जो बीमा करवाती है उस कंपनी के बीच का क्या होता है, एक अनुबंध होता है, एक साइन होता है, एक विश्वास होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, बीमा कंपनी पॉलिसी धारक, माने जो बीमा करवाता है उसको बोलते हैं पॉलिसी धारक, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी धारक बोलते हैं। तो जिसके तहत बीमा कंपनी पॉलिसी धारक की अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी धारक के परिवार को बीमा राशि मृत्यु लाभ प्रदान करने का वादा करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान अगर अपने नाम से बीमा करवा रहा है तो अगर वो नहीं रहेगा, मर जाएगा, तो उसके मरने की कंडीशन में जो ये कंपनी होती है ना, उसके फैमिली को क्या करती है, पैसा प्रोवाइड करती है, धन देती है, यानी कि मृत्यु लाभ प्रोवाइड करती है। ठीक है, वादा करती है कि भैया आप मरेंगे तो, मैंने इसका कंडीशन होता है कि कौन सा मैंने बजट लोगे, कौन सा प्लान लोगे, तो किसके हिसाब से कितना मिलेगा, कितने वर्ष में कितना गुना होगा, ये बहुत सारी कंपनियों का प्लान होता है, अलग अलग कंपनियों का अपना अलग अलग प्लान होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे लिखेंगे, इसी में लिखेंगे कि कई प्लान बीमा धारक को पॉलिसी अवधि में जीवित रहने पर भी उत्तरजीविता लाभ भी प्रदान करती है। माने ऐसा भी कोई भी कंपनियां होती है, जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो किसी भी इंसान के जीवन रहने के साथ साथ भी वो पॉलिसी अपना रोल करती है भाई, कि भाई अगर ये ले लोगे तो इतने साल में इतना गुना हो जाएगा, ये ले लोगे तो इतने साल में इतना गुना हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 8वां, ये हमारा दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको 10 नंबर का है और 100 शब्द में लिखना है। ठीक है, 100 शब्द में कैसे करोगे? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सभी को पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर बनाना है और उसके बारे में वर्णन करना है, लिखना है। 100 नंबर या मैंने 100 शब्द के अंतर्गत ही लिखना है। 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आइए लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8वां लिखेंगे कि डेंगू रोग के कौन कौन से कारण होंगे, लक्षण क्या होगा इसका और इसका उपचार कैसे करेंगे, माने इससे बचने के कौन कौन से उपाय रच सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए लिखेंगे भाई कि डेंगू रोग के कारण, कि डेंगू बुखार दिन में काटने वाले 2 प्रकार के मच्छरों से फैलता है। जो डेंगू एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का बुखार है। कैसे फैलता है? जो दिन में मच्छर काटते हैं ना, उन्हीं मच्छर के काटने के साथ फैलता है। और ये मच्छर एडिस एजिप्टी तथा एडिस एल्बोपेक्टस के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मच्छर होते हैं उनका जो नाम होता है वो ये होता है एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपेक्टस होता है। समझ में आ गया? चलिए अब देखो, आपको मच्छर तो काट करके आपको बुखार कर दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू हुआ है? तो डेंगू होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे जो पहला हमारा रीजन होगा वो ये होगा कि ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। जो भी आपका सामान्य ब्लड प्रेशर होगा, बीपी होगा, आपके सामान्य बीपी से वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी। जो भी हमारा ब्लड होता है, ठीक है, रक्त होता है, रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तीसरा हम पॉइंट ये लिखेंगे कि अचानक ठंडी व कपकपी होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको तेज बुखार हो सकता है। ठीक है, अगर ये सारे अगर लक्षण किसी भी इंसान को दिखाई दे रहा है तो समझ जाना उसको डेंगू हो गया है। अब इसका उपचार कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पूछा भी गया है कि भाई इसके उपचार भी बताना है। उपचार कैसे करोगे? उपचार करने के तरीके समझो कि अगर आपको डेंगू बुखार के अगर आप डेंगू बुखार के चपेट में आ गए हैं तो जितना हो सके उतना आराम करें और पानी ज़्यादा पिए। आपको क्या करना है? आराम करना है और पानी को ज़्यादा सेवन करना है, पानी ज़्यादा पीना है। और मच्छरों से बचाव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी आवश्यक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, पंखे वगैरह जो भी आपको लगे कि मच्छर मतलब कैसे भाग सकते हैं, कैसे उससे आप बच सकते हैं, वो आप मैंने सावधानियाँ रख सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए हम बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल ही है, एक प्रश्न है गणित का। एक विद्यालय में कुल छात्र या छात्रों की संख्या 1500 है। यदि छात्रों की संख्या 900 है तो छात्राओं की संख्या क्या होगी? ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा चुका है और 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। कैसे करोगे? आइए इसको हल करते हैं, बारीकी से हल करेंगे। हल करने का तरीका समझो। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि विद्यालय में कुल छात्र या छात्राओं की संख्या। यहाँ पे ये लिखेंगे कि विद्यालय में क्या लिखेंगे, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, छात्रों या छात्राओं की संख्या। अब देखो विद्यालय में कुल छात्रों या छात्राओं की संख्या कितनी है, तो ये है प्यारे बच्चों 1500। कितनी है? 1500 है। अब इसमें जो छात्र या छात्रा हैं और इसमें जो छात्रा है, ठीक है, जो छात्र है वो कितना है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे छात्र, जो छात्र की संख्या है वो कितनी है,
वो हमारे पास दिया गया है, देख सकते हो, ये है 900। कितना है? 900। अब हमें क्या बोल रहा है? छात्राओं की संख्या। तो हम यहाँ फिर ये लिखेंगे, इसलिए छात्राओं की संख्या। ठीक है, छात्राओं की संख्या कैसे निकालोगे? हम ये करेंगे, कुल संख्या में से क्या करेंगे? कुल संख्या माइनस छात्रों की संख्या। ठीक है, क्या करेंगे? छात्रों की संख्या। अब देखो कुल संख्या हमारे पास कितना दिया है? 1500। अब इसमें से छात्रों की संख्या कितना दिया है? 900। माने देखो, कुल एक विद्यालय है, उसमें लड़का और लड़की मिला करके 1500 है, और खाली लड़का उसमें कितना है? 900 है। तो लड़की कितना हो जाएगी? 15 में से 900 घटा दो, यहाँ से 600 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब प्यारे साथियों, अब आगे हम बात करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये समझ सकते हो। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो ये दे रहा है, देखो क्या दे रहा है कि स्पंज करना, गर्म से भाप लेना और बर्फ़ की टोपी अथवा गर्म पानी की थैली का प्रयोग लिखिए। माने इसके हमारे जीवन में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। कैसे करोगे? तो कल ही की डेट में इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, गर्म सेक क्यों दिया जाता है, ठंडा सेक यानी कि शुष्क सेक क्यों दिया जाता है। देखो अभी मैं कल ही की डेट में करवाया था कि गर्म सेक से क्या लाभ होता है, गर्म सेक की कौन कौन सी विधियाँ होती है, ठंडा सेक की कौन कौन सी विधियाँ होती है। अब भाई स्पंज करने की विधियाँ मैंने बता दिया। स्पंज क्यों किया जाता है, कब किया जाता है? जब आपको तेज बुखार हो जाए, तेज दर्द हो जाए, उस कंडीशन में आप माने स्पंज कर सकते हैं, स्पंज किया जाता है। अब गर्म सेक क्यों दिया जाता है? तो गर्म सेक देने की विधियाँ होती है कि गर्म पानी की बोतल के द्वारा सेक अथवा शुष्क गर्म सेक। ठीक है, बात रोग, पेट, गले, दांत आदि में अगर किसी भी पार्ट्स में अगर आपको दर्द हो रहा है, आप गर्म सेक दे सकते हैं। गर्म सेक देने की विधियाँ होती है कौन कौन सी? सबसे पहले गर्म पानी की सेक करेंगे। इस विधि में क्या करेंगे? इस विधि में एक मलमल के कपड़े लेंगे और उसको तौलियों के अंदर लपेट देंगे। ठीक है, कल ही मैंने डेट में बताया था कि मलमल का कपड़ा लेंगे और तौलियों के अंदर लपेट देंगे और उसको तौलियों क्या करेंगे? गर्म पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद उसको बढ़िया से निचोड़ देंगे और निचोड़ करके क्या करेंगे? पानी निकाल करके उसको जिस अगर बॉडी पे माने दर्द हो रहा है, उस बॉडी को क्या करेंगे? आराम आराम से सेक देंगे, आपका दर्द कम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। समझ लो ये भी शुष्क सेक क्या होता है कि शुष्क सेक सबसे पहले इसमें गर्म पानी की बोतल के द्वारा कर सकते हैं, रेत के माध्यम से कर सकते हैं और सामान्य शुष्क के माध्यम से कर सकते हैं। कल की डेट में मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आती है, भाप लेना क्यों आवश्यक है। ठीक है, भाप क्यों लेते हैं इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो क्लास 10th होम साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सीरीज। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।